नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी धीमान और आप मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है हॉरर नाइट्स विद जीडी। और जहां आप सुन रहे हैं कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, हम हर बार बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर नाइट्स विद जीडी चैनल की कहानियां इंजॉय करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। रेलवे स्टेशनों की अपनी एक अलग दुनिया होती है। चलती ट्रेनों की आवाज़, प्लेटफॉर्म पर बिकते चाय समोसे, कुलियों की भाग दौड़ और अनगिनत यात्री। हर कोई कहीं ना कहीं जा रहा होता है। कोई अपनों से मिलने, कोई नौकरी के सिलसिले में, तो कोई बस घर लौटने की जल्दी में। पर कुछ यात्री ऐसे भी होते हैं जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। ये कहानी है ऐसे ही एक यात्री की। ये कहानी है फिरोजपुर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच S3 की सीट नंबर S7 की। और ये कहानी है उस आदमी की जो 3 साल से इसी सीट पर बैठा है और कभी नहीं उतरता। मेरा नाम आकाश है। मैं नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। ऑफिस का टाइम शाम 7 बजे खत्म होता है, पर देर रात तक काम चलता है। रोज की तरह उस दिन भी मैं ऑफिस से निकला तो घंटा रात के 10 बज चुके थे। फिरोजपुर एक्सप्रेस निजामुद्दीन स्टेशन से रात 11:05 पर चलती है। मेरे घर का स्टेशन पलवल है, बस 1 घंटे का सफर। रोज की तरह मैंने टिकट लिया, स्लीपर कोच S3, सीट नंबर S3, खिड़की वाली सीट। ट्रेन चली। मैंने अपना बैग सीट के नीचे रखा और खिड़की से बाहर देखने लगा। प्लेटफॉर्म की रौनक धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। स्टेशन की लाइटें, चाय वाले की दुकान, सोते हुए कुली, सब धुंधला होते जा रहे थे। तभी मेरी नजर अपने सामने वाली सीट पर पड़ी, सीट नंबर S7। उस पर एक आदमी बैठा था। भूरे रंग का पुराना सूट, सफेद कमीज जो कहीं से थोड़ी मैली लग रही थी। हाथ में कोई सामान नहीं, ना बैग, ना पानी की बोतल, ना मोबाइल। वो बस खिड़की से बाहर अंधेरे में देख रहा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई तस्वीर हो। मैंने सोचा शायद कोई बुजुर्ग यात्री है, थका हुआ होगा, ध्यान नहीं दिया। ट्रेन ने स्पीड पकड़ी। बाहर सिर्फ अंधेरा था और कभी कभार दूर से गुजरती किसी गांव की टिमटिमाती बत्तियां। 20 मिनट बाद टीटी आया। मैंने अपना टिकट दिखाया, उसने चेक किया और वापस कर दिया। फिर वो आगे बढ़ा। टिकट चेकिंग है, टिकट दिखाइए। वो उस आदमी के पास पहुंचा। मैंने देखा। टीटी ने उस सीट की ओर देखा, फिर अपनी रजिस्टर चेक की और आगे बढ़ गया। एक पल को मुझे लगा उसने उस आदमी से टिकट क्यों नहीं मांगा। शायद मैंने सही देखा नहीं, थकान रही होगी। पर जब टीटी वापस लौट रहा था, मैंने उसे रोका। भाई साहब 1 मिनट। हाँ बोलो। वो सीट S7, उस पर जो सज्जन बैठे हैं, उनका टिकट। टीटी ने मेरी तरफ देखा, फिर उस सीट की ओर, फिर मेरी तरफ। उसके चेहरे का भाव अजीब था। कौन सी सीट? वहां तो कोई नहीं बैठा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहां तो एक आदमी है, भूरे सूट में, खिड़की के पास। टीटी ने फिर से उस सीट की ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका, डर, पहचान, हैरानी। फिर वो सामान्य हो गया। भाई साहब वो सीट खाली है, आज उस पर कोई बुकिंग नहीं है, आप आराम करो। और वो तेज कदमों से आगे बढ़ गया। मैंने फिर से उस सीट की ओर देखा। वो आदमी वहां था, बिल्कुल वैसे ही बैठा हुआ, खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने अपना सिर धीरे से घुमाया। एक पल के लिए हमारी आंखें मिली। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे किसी सूखे कुएं में झांक रहे हों। गहरा, असीम, अनंत अंधेरा। मैंने अपनी नजरें फेर ली। उस रात मैं सो नहीं पाया। जब ट्रेन पलवल स्टेशन पर रुकी, मैं जल्दी से उतर गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर मैं जानता था वो अभी भी वहां था, उसी सीट पर बैठा हुआ, अपनी मंजिल का इंतजार कर रहा था। अगले दिन ऑफिस में मन नहीं लगा। रात का वो दृश्य बार बार आंखों के सामने आ रहा था। वो आदमी,
उसकी खाली आंखें, टीटी का अजीब व्यवहार। शाम को मैंने सोचा आज रिक्शा ले लूंगा, ट्रेन से नहीं जाऊंगा। पर काम इतना था कि ऑफिस से निकलते निकलते फिर 10:30 बज गए। रिक्शा वाले ने 2 गुना किराया मांगा। मैंने सोचा 1 घंटे की बात है, ट्रेन ही सही। फिर से वही ट्रेन, फिर से वही कोच, फिर से वही सीट, और फिर से वो आदमी S7 पर बैठा हुआ, ठीक उसी पोज में जैसे पिछली रात से वो हिला ही नहीं था। इस बार मैंने हिम्मत की। मैं उठा और उसके सामने वाली सीट पर जा बैठा। नमस्ते। कोई जवाब नहीं। आप रोज इसी ट्रेन से सफर करते हैं? धीरे धीरे उसने सिर घुमाया। वही खाली आंखें, पर इस बार उनमें कुछ और भी था। पीड़ा, थकान, यादें। हां। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, बहुत दूर से आती हुई, जैसे कोई गहरी गुफा से गूंज रही हो। कहां जाते हैं आप? घर। घर कहां है? उसने जवाब नहीं दिया। फिर से खिड़की के बाहर देखने लगा। आपका नाम? रमेश। रमेश शर्मा। रमेश जी, आप रोज इस ट्रेन से जाते हैं, पर कभी उतरते क्यों नहीं? वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं उतरना चाहता हूं, पर मेरा स्टेशन आता ही नहीं। आपका स्टेशन कौन सा है? उसने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ चमका, एक टूटी हुई आशा। मुझे याद नहीं। ट्रेन धीमी हुई। कोई स्टेशन आ रहा था। वो उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। शायद ये मेरा स्टेशन है, शायद आज। ट्रेन रुकी। वो दरवाजे की ओर बढ़ा, पर जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर कदम रखने वाला था, उसका हाथ सीधे दरवाजे के शीशे से पार हो गया। वो ठिठक गया। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग उसके आर पार देख रहे थे। वो पीछे हटा, अपनी सीट पर लौट आया और फिर से खिड़की से बाहर देखने लगा। उस रात जब मैं पलवल उतरा, मैं कांप रहा था। अगले दिन मैं स्टेशन पर जल्दी पहुंच गया। टीटीई को ढूंढा। वही आदमी जिसने मुझे बताया था कि सीट खाली है, वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चाय पी रहा था। भाई साहब, आपसे एक बात करनी थी। उसने मुझे देखा, पहचान लिया। उसकी आंखों में वही डर तैर गया जो कल रात देखा था। तुम फिर आ गए। मुझे सच जानना है, वो आदमी कौन है? आप उसे देख क्यों नहीं पाते? उसने गहरी सांस ली, चाय का कप एक तरफ रख दिया। बैठो बेटा। हम वहीं प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठ गए। ट्रेनें आ रही थीं, जा रही थीं, यात्री चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, और वो बूढ़ा टीटी मुझे एक ऐसी कहानी सुनाने लगा जिसने मेरी रूह हिला दी। 3 साल पहले की बात है। फिरोजपुर एक्सप्रेस, रात 11:05 की शिफ्ट। मैं ही टीटी था उस दिन भी। एक सज्जन सवार हुए, रमेश शर्मा, उम्र करीब 50 साल, भूरे रंग का सूट पहने हुए, बहुत शांत आदमी थे। उन्होंने S7 पर टिकट लिया था, पलवल से फिरोजपुर तक। वो अपनी बेटी की शादी में जा रहे थे। बहुत खुश थे। मुझे दिखाया था अपनी बेटी की फोटो, बहुत सुंदर थी। कह रहे थे कि भाई साहब, मेरी इकलौती बेटी है, बहुत दूर ब्याही है फिरोजपुर में, 3 साल बाद जा रहा हूं मिलने। पर वो कभी फिरोजपुर नहीं पहुंचे। उसी रात करीब 2:30 बजे कुछ लुटेरे चढ़े। उन्होंने रमेश जी को अकेला देखा, उनका बैग छीनने की कोशिश की। रमेश जी ने विरोध किया। वो बैग उनकी बेटी के लिए उपहारों से भरा था। लुटेरों ने चाकू से हमला कर दिया, 3 बार, सीने पर, पेट पर, गले पर। रमेश जी वहीं ढेर हो गए, उसी सीट S7 पर। लुटेरे भाग गए, पर उनकी लाश वे उसे छिपा गए। सीट के नीचे वाला डिब्बा, जहां यात्री अपना सामान रखते हैं, वहां उन्होंने लाश ठूस दी। पूरी रात ट्रेन चलती रही और रमेश जी की लाश सीट के नीचे पड़ी रही। सुबह जब फिरोजपुर पहुंचे तो सफाई कर्मचारी को लाश मिली। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टीटीई की आंखें नम थी। केस दर्ज हुआ, लुटेरे पकड़े गए, पर रमेश जी की लाश कोई लेने नहीं आया। उनकी बेटी का पता बदल चुका था, पत्नी पहले ही गुजर चुकी थी, कोई और रिश्तेदार नहीं था। 3 महीने तक लाश मुर्दा घर में पड़ी रही। फिर सरकारी खर्चे पर अंतिम संस्कार कर दिया गया,
पर बेटा, मैं जानता हूं वो अभी भी उस ट्रेन में है, उसी सीट पर, उसी यात्रा पर घर जाने की राह देख रहा है। और मैं उसे देख सकता हूं हर रात उसी सीट पर बैठा हुआ। आप उसे देख सकते हैं, पर आपने मुझे बताया था कि सीट खाली है। क्योंकि बेटा, अगर मैं मान लूं कि वो वहां है तो मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि हम रेलवे वालों ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। उसकी लाश 3 महीने तक पड़ी रही और हम उसके घर वालों तक खबर नहीं पहुंचा सके। ये हमारी असफलता है, और वो असफलता वो हर रात उस सीट पर बैठी मुझे देखती है। उस रात मैं फिर ट्रेन में सवार हुआ, पर इस बार अकेले नहीं। मेरे पास थी वो जानकारी जो टीटीई ने दी थी। रमेश शर्मा की बेटी का नाम, उसकी शादी की तारीख और फिरोजपुर का वो पुराना पता। ट्रेन चली, वो आदमी अपनी सीट पर था। मैं उसके सामने बैठ गया। रमेश जी, उसने मेरी ओर देखा। मुझे आपकी बेटी का नाम पता है, प्रीति। उसकी शादी 15 फरवरी 2020 को हुई थी। आप उसकी शादी में नहीं जा पाए थे, पर आप उसके लिए उपहार लेकर जा रहे थे, एक लाल रेशमी साड़ी और सोने की बालियां। उसकी आंखों में पानी आ गया। पहली बार उस खालीपन में कुछ हरकत हुई। वो बैग मेरे पास नहीं है, लुटेरे ले गए। मुझे पता है, पर मैं आपको एक वादा करता हूं, मैं आपकी बेटी को ढूंढूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि आप उससे मिलने आ रहे थे, और मैं उसे ये दूंगा। मैंने अपनी जेब से एक छोटी सी चांदी की लॉकेट निकाली। टीटीई ने मुझे दी थी। वो रमेश जी के पास मिली थी, उनके कुर्ते की जेब में। ये आपकी बेटी की तस्वीर है ना? उसने लॉकेट को देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। वो छूना चाहता था, पर उसकी उंगलियां लॉकेट के आर पार हो गईं। मैं इसे पहुंचा दूंगा, मेरा वादा है। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे आंसू जमीन पर नहीं गिरे। वे हवा में ही गायब हो गए, जैसे वो खुद। बहुत दिनों बाद किसी ने मुझे देखा, किसी ने मुझे सुना। धन्यवाद। आपका स्टेशन कौन सा है रमेश जी? मैं आपको वहां उतार दूंगा। मेरा स्टेशन वहां है जहां मेरी बेटी है, पर मुझे रास्ता नहीं पता। मैं भटक रहा हूं। 3 साल से इसी ट्रेन में हर रात निकलता हूं, पर कभी पहुंच नहीं पाता। अब आप पहुंचोगे, मैं आपको ले चलूंगा। अगली सुबह मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, फिरोजपुर का टिकट लिया। रात 11:05 की ट्रेन। उस रात मैं फिर उसी डिब्बे में बैठा। वो आदमी अपनी जगह पर था। रमेश जी, आज हम फिरोजपुर जा रहे हैं साथ में। उसने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। 3 साल बाद पहली बार। पूरी रात ट्रेन चलती रही। हमने बातें की। उसने मुझे अपनी बेटी के बचपन के किस्से सुनाए। कैसे वो उसे साइकिल चलाना सिखाता था, कैसे हर रविवार वो उसे पार्क ले जाता था, कैसे उसकी पत्नी ने उसे बुलाया था, रमेश, प्रीति की शादी है, तुम्हें फिरोजपुर जाना होगा। पर मैं नहीं जा पाया। उसने कहा, मैं उसकी शादी में नहीं जा पाया। आप अभी जा रहे हैं, देर से ही सही। सुबह 6:30 बजे, फिरोजपुर जंक्शन। ट्रेन धीमी हुई। वो उठ खड़ा हुआ। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। दरवाजा खुला। प्लेटफॉर्म पर रौनक थी। चाय वाले की आवाज, अखबार बेचने वाले की पुकार और दूर कहीं से आती कोई शहनाई। ये मेरा स्टेशन है, उसने कहा, मुझे लगता है। वो दरवाजे की ओर बढ़ा। मैं उसके पीछे था। उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा और इस बार उसका पैर जमीन पर पड़ा। वो ठिठक गया। उसने अपने पैरों को देखा, फिर मुझे देखा। उसकी आंखों में अविश्वास था। मैं उतर गया। हाँ रमेश जी, आप घर पहुंच गए। पता ढूंढना मुश्किल था। 3 साल में शहर बदल चुका था, पर एक बूढ़े रिक्शा वाले ने बताया, प्रीति शर्मा, ओ वो तो गुरुद्वारे के पास रहती है, उसके पति की कपड़े की दुकान है। मैं वहां पहुंचा। 2 मंजिला मकान,
नीचे कपड़े की दुकान, ऊपर रहने का कमरा। एक युवती बालकनी में खड़ी थी, लाल सूट पहने हुए, हाथ में चाय का कप, दूर कहीं देख रही थी। प्रीति? उसने नीचे देखा। जी, आप कौन? मैं आपके पिताजी से मिला था। उसकी चाय का कप हाथ से छूट गया, फर्श पर गिरकर टूट गया। वो नीचे दौड़ती हुई आई। क्या कहा आपने? मैंने उसे लॉकेट दी। वो उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। ये पापा की लॉकेट है, मेरी तस्वीर है इसमें। उन्होंने मुझे दी थी जब मैं छोटी थी। कहा था, बेटा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। पर जब वो मेरी शादी में नहीं आए तो मुझे लगा उन्होंने मुझे भुला दिया। उन्होंने तुम्हें नहीं भुलाया प्रीति। वो तुमसे मिलने आ रहे थे, पर रास्ते में कुछ हो गया। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, जैसा कि ज्यादातर लोगों के पास होती है, या कोई सच्ची घटना का अनुभव है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूं, तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल कमेंट में पिन किया हुआ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।